टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाज़िम आप लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके, और हम उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। जो भी कमेंट्स आपके होते हैं जिस पे जो और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम को आते हैं आपके जो कमेंट्स, हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है तो वो हिसाब से हम भी अपने आप को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोगों को मेहमानों से मिलाया जा रहा है तो आपको ये पता भी चल रहा होगा कि जो इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है, जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है, वो आप ज़रूर लीजिए अपनी लाइफ में। और जैसे जैसे आप इसको लेंगे, मोटिवेट करेंगे अपने आप को, आप और असरदार बनेंगे, कामयाब बनेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपसे एक छोटी सी रियल स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हवाई आइलैंड्स के अंदर एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक मेंटल असाइलम में उनको जॉब मिला। वहाँ पे तकरीबन 150 वाइल्ड मेंटली हैंडीकैप लोग थे। ये डॉक्टर जो थे वहाँ अटेंड हुए और वहाँ पे उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने पेशेंस से मिले बग़ैर ये 4 वर्ड उनको सिखाए जो उन्हें चांट करने या बोलने हैं 108 बार एट ए टाइम। वो 4 वर्ड थे, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 वर्ड 108 बार 5 बार बोलना था उन सब लोगों को। और ये 4 वर्ड जब वो बोलने शुरू किए मेंटली हैंडीकैप लोगों ने, तो वो ठीक होना शुरू हो गए। आने वाले 6 महीने के अंदर 100 लोग ठीक होके वहाँ से चले गए और 1 साल के अंदर बाकी के सब लोग ठीक हो गए और वो हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। इतना पावर है ये 4 वर्ड में। ये 4 वर्ड जो है, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, ये हम अपनी ज़िंदगी में बोलना भूल चुके हैं। तो आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो सोशल एक्टिविस्ट भी है प्लस काउंसलर भी है, और उन्होंने अपनी काउंसलिंग के अंदर इसी 4 वर्ड्स को लेके कई फैमिलीज़ के मसले सॉल्व कर दिए हैं। तो आइए आज मिलते हैं हम एक नई शख्सियत के साथ जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, मैडम शाहिदा दरबार से। 2015 से इन्होंने अपने सोशल एक्टिविटीज़ को इन्हें अमल में लाए। उसके बाद ज़्यादा करके जो ये देखा गया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब हो जाते हैं। छोटी सी अगर आपको हल्की सी सर्दी बुखार भी अगर आया है आपको और आप दवा लेने जाएंगे तो आपका कम से कम 50 से 100 रुपये का खर्चा होता है, जिसमें आपको एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है और आपको मतलब उसका रिएक्शन भी होता है। कभी कभी डॉक्टर्स जो है वो अपने बिल बढ़ाने के लिए आपको दोबारा बुलाने के लिए कुछ ना कुछ मस्ती करते ही है। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब इस तरीके का हेल्प रखा है डिस्पेंसरी, जिसमें इनके खुद के प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो कि फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं और उनको दवा भी देते हैं जो लोग उसके मुस्तहिक हैं। ये उन्होंने 2015 से शुरू किया और इसके बाद भी लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने काफ़ी यानी हेल्प किया लोगों को। मास्क है डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी एक्टिविटी इन्होंने की है। बाकी इनके खुद रूबरू इनसे बातचीत करके हम हासिल करेंगे, क्योंकि मेरे बताने में और उनके बताने में बहुत फ़र्क है। तो आइए जानते हैं डायरेक्टली शाहिदा दरबार जी से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बताना ज़रूरी है कि ये किस तरह स्टार्ट किया। ये स्टार्ट मतलब जहन में एक सोच होती है, सोच के हिसाब से ये आया कि कुछ अच्छा करना है। अब कुछ अच्छा करना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा करते रहते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन परमानेंटली और उसको एक लाइफ टाइम के लिए करना है वो बहुत ज़रूरी होता है।
तो बस यही सोच को लेके उसको आगे बढ़े थे, इम्प्लीमेंट किए, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया इस तरीके से। तो मतलब इसमें आपको मतलब कैसे स्टार्ट फर्स्ट स्टेप में क्या आप मुश्किलात पेश आई, किस तरीके से आपको स्ट्रगल जो आपका पीरियड था वो कैसा था उसमें? स्ट्रगल तो मैं जो कम्युनिटी से हम हैं उसमें हमारे साथ में बहुत जल्दी लोग जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि बोले क्या है ये सोशल वर्क, तो हम तो घर से ही कर लेते हैं, ये है। अब जब फील्ड पे बाहर निकल के आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ है, लोग कितने स्लम एरिया में परेशान हैं, किधर इनको क्या क्या तकलीफ़ है, वो फील्ड पे जाने के बाद ही मालूम पड़ता है, घर बैठ के मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स वगैरह की जो आपने मतलब मालूमात हासिल करी और वहाँ तक आप पहुँचे, तो इसके अंदर मतलब किस तरह से मतलब आपने प्लान किया, प्रोग्राम किया अपने आप? बस माइंड में ऐसा था कि कुछ परमानेंट करना है। अब रेगुलर मेडिकल कैंप होते हैं, आपने भी देखा होगा कि लोग 1 डे के लिए मेडिकल कैंप करते हैं, 2 दिन के लिए करते हैं, बहुत बहुत तो हफ्ते भर के लिए। लेकिन हमारी सोच ऐसी थी कि कोई चीज़ ऐसी करे जो लाइफ टाइम चलती रहे और बेनिफिट लोगों को उसका लाइफ टाइम मिलते रहे। तो हम लोगों ने पहले डिस्पेंसरी स्टार्ट की 2015 में। फिर उसमें ऐसा था कि एवरी वीक मतलब एवरी डे एक एक डॉक्टर आता था। फिर वो ऐसा प्रैक्टिकल होते 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 ऐसा सोचा कि परमानेंट एक डॉक्टर हमको अपॉइंट करना चाहिए। तो अभी हमारे 2 डॉक्टर बैठते हैं, 3 डिस्पेंसरी हमारी चलती है, जिसमें हमारे काफ़ी लोग हमारे सपोर्ट में, जो हमारे डोनर्स हैं ये है, उनके सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो ये फलाही काम कर रहे हैं, तो ये जो डिस्पेंसरीज़ है आपकी, ये आपने कहाँ पे मतलब मुंतखब की हुई है? जो डिस्पेंसरीज हमारी हैं वो अभी फ़िलहाल एक चल रही है हमारी मस्जिद बंदर पे, जो लोखंड बाज़ार है। वहाँ पे एक हमारी जो चल रही है वो कोला बंदर पे है, और तीसरी हमारी अभी जो है वो रे रोड पे स्टार्ट, अभी मतलब शिफ्टिंग कर रहे हैं, उसका शिफ्टिंग चल रहा है तीसरी डिस्पेंसरी का। तो इसमें मतलब मेडिकल जो चेकअप होता है, तो उसमें मतलब अगर कोई सीरियस बड़ी कोई बीमारी है वगैरह, तो उसमें कैसा चेकअप करते हैं डॉक्टर? उसमें हमारे पास जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके जो रेफरेंस से जो डॉक्टर टीम है, हम वहाँ पे उनको फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह है, वो भी काफ़ी ऐसा होता है कि डिस्काउंटेड रेट पे हम उनको करवा के देते हैं। टाई अप रहता है जिस तरीके से पैथोलॉजी के साथ में, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। अभी हमारा हम लोगों ने शुगर टेस्ट भी रखा था, जिनमें पेशेंट लोगों को शुगर का मसला है तो उसके लिए, तो वो भी बाकायदा वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके उन्होंने उनको रिपोर्ट भी वहाँ पे उनके घर तक पहुँचाए। हमारे देखने वालों को बताइए कि सोच जो हमारी है, जो एक मिल्कियत है हमारी, तो वो कौन सी सोच को आप शुरू करके और इस दुनिया से छोड़ के जाना चाहेंगे? हर इंसान की अपनी सोच होती है, और जो फील्ड में जिसको कुछ आगे बढ़ना है तो वो सोच के ही अपना आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें ये फील्ड में जाना है। तो वो सोच जब तक दिमाग में रहेगी, इसी हिसाब से उनको आगे कामयाबी मिलती है। अब नॉर्मली देखा जाता है कि कभी कोई चीज़ नहीं हो पाती है सोच के हिसाब से, तो हम आगे सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे नाकाम हो गए और आगे हमें नहीं करना है, निराश हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक बार करने से ऐसा नहीं होता है कि आपको कामयाबी मिले। बार बार भी करने से होता है, कभी वही चीज़ बार बार करेंगे आप तो उस हिसाब से भी आपको कामयाबी मिल सकती है। दूसरा ये कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक सलाहियत होती है, जैसे कि हर फील्ड में जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर फील्ड के लिए बने हो। आपके अंदर में खुसूसी कोई ना कोई चीज़ होगी जो आपको ट्रिगर करेगी कि आपको ये करना है इस तरीके से। अब जैसे कि मिसाल ले लें, अब मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं सोशल एक्टिविस्ट बनूँगी। मैं एक हाउसवाइफ़ थी, एक सिंपल सी, 2 बच्चे थे मेरे, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उसी चक्कर में बस हम लोग सोचते रहते सुबह उठो, स्कूल भेजो, ये करो, वो करो, बस उसी तरीके से था। बस अचानक कभी ऐसा दिमाग में आया कि हाँ, कुछ करना चाहिए लाइफ़ में। हम अपने लिए तो करते ही हैं, दूसरों के लिए कुछ करके देखो, उसमें एक अलग से खुशी मिलती है। अब जिस तरीके से बहुत से लोग ऐसा होता है कि भाई उनके अंदर में बहुत सारी सलाहियतें, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम होता है। तो आप वो करिए जो आपको पसंद हो और जिसमें आपका दिल लगे कि हाँ, ये करने से मुझे खुशी हो रही है। तो उसके लिए आप कोशिश करते रहें और करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन उसको पकड़ के निराश होने का कोई मतलब नहीं है। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है, ज़रा-ज़रा सी बात के अंदर में टेंशन हो जाता है इनको। ज़रा बात में एकदम सोचों में गुम हो जाते हैं, बात कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन उनसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है।
उनको मतलब ऐसा जगाना पड़ता है, बेटा हाँ हाँ, फिर सुनते। इस तरीके से मैंने बहुत सारे केसेस देखे। और हम लोग जैसे कि ये जो आजकल फैमिली जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के भी, उसके अंदर में भी काउंसलिंग वगैरह करते हैं और उनको गाइडलाइंस देते हैं। डीवी वगैरह का भी मैटर होता है तो उसमें भी काफ़ी लोग हमसे अप्रोच करते हैं, तो वो भी हम लोग करते हैं, हमारी टीम है उसके अंदर में। तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी जानने मिलती है जो मतलब आजकल का जो एक छोटे छोटे सी बात में बच्चे हैं, गर्ल्स हैं और जो लड़के हैं वो एकदम से डिस्परेट हो जाते हैं। एक्चुअली मसला कुछ नहीं होता है, वो मसले को बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर में, और वही मैटर को पूरा बिगाड़ते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपका हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करिए। किसी को इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए, बाहर वाले को भी नहीं, घर वालों को भी नहीं। हस्बैंड वाइफ बंद रूम में बैठ के एक चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं आज। क्योंकि देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा है कि अल्लाह ताला ने बनाया है कि थोड़ी देर में लड़ेंगे, थोड़ी देर में वो होंगे। तो इसका मतलब नहीं हम सारे ज़माने को जमा करें और सबको बताएं कि हमारे बीच में वो, कल को फिर वो आपको सवाल पूछे, अरे आपका तो अपनी वाइफ के साथ में अच्छा नहीं था, अब कैसा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं उसके जवाब देना बाद में भी। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें नहीं करिए। आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनको समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ासकर मैं लड़कों को भी कहूँगी और लड़कियों को भी कहूँगी, तो प्लीज़ इसका ख़ास ध्यान रखिए। हमारे देखने वालों को बताइए कि किसी भी बात पे जब आप स्टैंड लेते हैं और उस बात को मजबूती से, उस बात पे खड़े रहने के लिए आप जज्बा कहाँ से लाते हैं? स्टैंड लेने के लिए तो कैसा रहता है कि पहले तो ये देखना पड़ता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अगर कुछ जो चीज़ राइट है तो उसके लिए तो लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हम। और जहाँ तक कोई रॉन्ग कोई चीज़ है और उसमें हमारी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग स्टैंड लेके हम हमारा बैकअप ले लेते हैं कि भाई हम आगे इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ आप गलत हो। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, बाकी हमारी तरफ से आपको कोई इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमारे देखने वालों को बताइए कि जो फलाही काम आप करते हैं तो इसकी प्लानिंग आप कैसे करते हैं ताकि लोग जो है उससे 100% फैज़ उठा सके? जो प्लानिंग जैसा हमारी जो कैसा होती है कि हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, सब हम एक साथ बैठते हैं। अच्छी सी हेल्दी गुफ्तगू होती है और किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट आगे करना है, उसमें कितना फंडिंग है और ज़िम्मेदारी किस किस को देनी है, इस तरीके से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब जैसा कि सपोज़ करिए हमारी मेडिकल डिस्पेंसरी जो रेगुलर बेसिस पे चलती है और उसमें एवरी 2 आवर्स डॉक्टर बैठते हैं, तो भाई कौन सी मेडिसिन कौन सी डिस्पेंसरी पे रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर कितनी देर बैठेगा उधर, कितने पेशेंट रोज़ के आते हैं, वो पूरा अपडेट हमको व्हाट्सएप पे हमारा रेगुलर हर 2 घंटे के बाद हमें मिलते रहता है। और इसके अलावा भी अगर पेशेंट कोई सीवियर ऐसा आते हैं जिनको प्रॉब्लम है ज़्यादा, या कोई ब्लड टेस्ट है या शुगर है या जिस तरीके से, तो उनको हम लोग का टाइप रहता है पैथोलॉजी वगैरह से, एक्सरे वगैरह जितने भी हैं, तो उनको डिस्काउंट रेट पे हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और आगे डॉक्टर्स भी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक आपको चाहिए, कोई हार्ट डिजीज़ है तो उसके हिसाब से भी डॉक्टर्स आपको, तो हम उनको पास रिफ़र कर देते हैं उनको। तो ये हमारा तरीका है काम का, इस तरीके से हम लोग आगे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कितने 2015 से मैं डिस्पेंसरी के उस पर काम कर रही हूँ, तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक हम लोग लोगों के मेंटेलिटी भी समझते हैं और उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हमें समझ में आता है कि क्या कहाँ क्या लगेगा। हमारे देखने वालों को बताइए कि एक उस्ताद जो है वो पहले सिखाते हैं और बाद में इम्तिहान लेते हैं, लेकिन वक्त जो है वो पहले इम्तिहान लेता है फिर सिखाता है। तो ये हमारे यूथ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो उस्ताद है वो पहले सिखाता है बाद में इम्तहान लेता है। तो वो प्रोसेस ऐसा है कि मतलब उन्होंने जो पढ़ा है तो बच्चों ने क्या पढ़ा है वो एग्ज़ाम में वो जानना चाहते हैं, वो पढ़ के एग्ज़ाम दे के बच्चे पास हो जाते हैं इस तरीके से। और जो दूसरा आपका है कि भाई जिसमें आपने बताया कि भाई ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो पहले इम्तहान लेती है और बाद में हमें सिखाती है। तो उसके अंदर में कैसा रहता है कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो और आपको फ़ील होता है कि आप इसमें राइट हो या रॉन्ग हो, तो पहले आप अपने आप को एनालाइज़ करो। अगर उसमें आपको लगे कि आप गलत उस पे जा रहे हैं तो आप किसी बड़े से वो करिए, बात करिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं या आपके वेल विशर है, आप उनसे डिस्कस करिए कि इस चीज़ के अंदर में कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो ये सही है कि गलत है। अगर उसमें आपको
वहाँ से एडवाइस मिल जाती है कि आप रॉन्ग है, तो फिर आप सही रास्ते पे जा सकते हैं उनकी मदद लेके, या जिस तरीके से भी आपको सही लगे। तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा रहता है जिसमें आपको कोई ना कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए आपकी लाइफ में, जिससे आप ये सारी चीज़ें शेयर कर सको, उनको बता सको, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें आप ले सको। और उनके पास आजकल हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, सबको सिर्फ मोबाइल पे ही आजकल सारी चीज़ें हो जाती है, चाहे गुड मॉर्निंग से लेके सलाम से लेके सब चीज़ें। पहले का एक ये ऐसा रहता था कि भाई कोई बड़ा मिल गया तो सलाम कर दो, अभी वो सारी चीज़ें कहाँ होती है। जैसे पास में से गुजर जाते हैं बच्चे, मालूम ही नहीं है कौन आया कौन गया। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो बड़ा है हमारी कम्युनिटी के अंदर में, हमारे यूथ के अंदर में, ये थोड़ा सा पहले हमें उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है आगे के लिए भी, कि हम हमारे बच्चों के अंदर में ये आदत डालें अभी से। अभी जो न्यू जनरेशन है उनको तो हम वो कर सकते हैं, और जो बड़े हो गए हैं उनको भी हम थोड़ी बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं कि भाई बड़े हैं उनको सलाम करना है, कोई घर में आए हैं तो उसको सलाम करो। ये सारी चीज़ें अब हमारे में से हटती जा रही हैं, जो पहले हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई थी, जो हम उनको सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं आज। तो वो सारी चीज़ें हमें भी हमारे बच्चों में, हमारे यूथ में डालनी है कि आगे उनके लिए भी उनके फ्यूचर अच्छे से हो जाए। अभी जो हमारी यूथ है, हम उनको एक सजेशन बोलिए या कुछ भी है, इस तरीके से जो आजकल के हालात चल रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो शादियां हैं घरों में बहुत जल्दी ब्रेकअप हो रहा है उनके अंदर में, चाहे मंगनियाँ हो, इस अभी मंगनी होती है 2 महीने बाद सुनते कि ख़त्म हो गई, शादियाँ होती है 1.5 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस तरीके से है कि भाई आने वाले के लिए माँ बाप के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं जिनको लेकर आते हैं बहू बना के, और बेटे से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्सपेक्टेशन उनके। तो मेरा बोलना ये था कि और इस तरीके से जो सामने लड़की वाले हैं उनके भी अपने दामाद से, उनकी फैमिली से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन जब हमारे शरीयत में बयान किया गया है कि निकाह या शादी जो है सादगी से की जाए, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं वो सारे इसी वजह से है कि हमने हमारे जो एक्सपेक्टेशन बढ़ा लिए हैं, हमारे रसूमात को बढ़ा लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गैर वाजबी है जो है, और सब करते भी आ रहे हैं और होती भी जा रही हैं। उसके लिए काफ़ी लोगों ने पहले भी मतलब ऑब्जेक्शन उठाया था, सारी चीज़ें की थी, लेकिन वो उस पर लोगों को कोई असर होता नहीं है इस तरीके से। क्योंकि एक तरीके से वो भी एक जिम्मेदारी है, एक लड़की की शादी आप कर रहे हैं तो उसको उसमें रसूमात हैं, फिर जहेज़ है, ये है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर वाजबी है। फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो जो बढ़ते जा रहा है और उस पर लोग पूरे नहीं उतरते, तो वो ब्रेकअप्स आ जाते हैं उसके अंदर में कि भाई ये शादी नहीं चलेगी, 2 महीने 3 महीने में इसी तरीके से चलते आ रहा है। तो मेरा लोगों को ये है कि भाई आप शादी जब करने निकलते हैं अपने बेटे या बेटी की, तो आप पहले अपना माइंडसेट कीजिए कि भाई आपको किन हालात में अपनी बेटी आप दे रहे हो, तो उसके लिए भी आपको अपना माइंडसेट होना चाहिए कि अप एंड डाउन लाइफ के अंदर में आते रहते हैं। और जो लड़के वाले हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि भाई आप भी अपना माइंडसेट के आने वाली को आपके लिए वो नहीं है, आप उसको अपनी बेटी बना के लेकर आएँ, और आप इसके बाद के जो चेंजेस देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेंगे कि कितना डिफरेंस आता है घर के अंदर में। क्योंकि घर का माहौल अगर ख़राब हो जाता है तो उससे आपके काम काज है, बच्चे के काम काज है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उसके अंदर में। अब हमारे इधर बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर में यही होता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो। तो मैंने पहले भी जैसा कहा कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है आपस में, तो आप काउंसलिंग कीजिए, कोई समझदार लोगों से बैठ के बात कीजिए। झगड़ा जो होता है हर घर में होता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, बट उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है वो वे आपको निकालने आना चाहिए। इसका एक ही रास्ता नहीं होता है कि आप छोड़ दो, तलाक दे दो, लड़की अपने घर जाके बैठ जाए कि भाई मुझे इसके साथ गुजारा नहीं करना है। ये रास्ता नहीं है इसका। ज़िंदगी में ऊंच नीच लेके चलना ही पड़ेगा, तो ही आगे आप सक्सेस हो पाएंगे लाइफ के अंदर में। क्योंकि लाइफ ही इसी का नाम है, जैसा सर ने कहा कि इम्तिहान लेती है और हमें सिखाती है। तो ये इम्तिहान ही होता है, इसके बाद ही हम सीखते हैं और थोड़ा अपनी लाइफ के अंदर में मुस्तकिल मिजाजी लेकर आ सकते हैं इस तरीके से कि भाई आगे पीछे अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ होती है उसको लेके इशू नहीं बनाया जाए। थोड़ा बहुत कभी लड़की को भी इग्नोर करना चाहिए, लड़के को भी थोड़ा बहुत वो करना चाहिए, और ख़ासकर ससुराल वालों को कि भाई लड़की में कुछ कमी है। कमी इन द सेंस का अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन है सारा काम है, किचन है, ये संभाले, घर वो संभाले, तो इतना जल्दी नहीं होता। आप भी किसी की बच्ची लेकर आ रहे हो तो आपको भी ये सोचना है कि उस पर जिम्मेदारी उसकी ताकत देख के डालनी चाहिए उसके ऊपर। अब पूरा घर हम उसके ऊपर डाल देंगे तो वो बेचारा बंदा करेगा क्या इंसान। हवाई आइलैंड्स का नाम आपने सुने होंगे, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे जिनको के एक पागल खाने के अंदर जॉब मिला।
पागल खाने में जो है काफ़ी पागल थे जो वाइल्ड थे, और वहाँ पे उन्होंने एक टेक्निक यूज़ किया जिसका नाम है होपोनोपोनो। यहाँ पे उन्होंने वो टेक्निक यूज़ करके किस तरह पागलों को ठीक किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये डॉक्टर साहब को वहाँ पर मुंतखब किया गया उस पागल खाने में, तो उन्होंने एक आदत बना दी वहाँ पे पागल लोगों को कि ये 5 बार आपको ये वर्ड 108 बार बोलने हैं, और वो 4 वर्ड थे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। सिर्फ ये 4 वर्ड है और आपको ये 108 बार लगातार बोलने हैं। इस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो, जो गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिए। ये 4 वर्ड लोगों ने बोलना जब शुरू किए, वो पागल लोगों ने, तो वो 1 साल के अंदर जो है सारे पागल ठीक हो गए। पागल खाने को बंद करना पड़ा, ये नौबत आ गई कि वहाँ पे कोई पागल ही नहीं था, सब ठीक हो गए, चले गए अपने अपने घर पे। तो ये चीज़ जब पॉसिबल है, ये 4 वर्ड इतने जब अच्छे वर्ड है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, तो हम चाहेंगे अपने देखने वालों को इसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए मैडम को बोलेंगे कि किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में आप ये वर्ड को इनकॉर्पोरेट करें, तो कैसे ये अब एक नॉर्मल लाइफ में, जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, इसमें आप कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो आपने 4 वर्ड बताए हैं, ये 4 वर्ड तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि एक दूसरे को लेके चलना है, एक दूसरे से प्यार करना है, ये सारी चीज़ें हमें 1400 साल पहले बताई गई हैं। एक दूसरे को माफ़ कर दो, किसी की गलतियां हैं उसको दरगुजर करो, तो ये आज हमारे उसमें से ख़त्म हो गया है सारी चीज़ें। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको पकड़ के बैठे हैं, इसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों, इसे नहीं बोलना चाहिए था। 4 आदमी में वही बात होगी, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। ये सारी चीज़ें नहीं, हमारे अंदर में हमारे जो नबी हैं उन्होंने हमें जो पैगाम देकर गए हैं, अगर हम उसको फॉलो करें, हम दुनियावी तालीम के साथ में दीनी तालीम को भी अगर मद्देनज़र रखते हुए और सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो ये आगे इंशाल्लाह कभी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और किसी को कोई चीज़ मतलब ऐसी इस तरीके से नहीं होगी, ना आपस में दुश्मनी होगी, ना आपस में एक दूसरे का बैर होगा, ना किसी को किसी से बदला लेना पड़ेगा, ना ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि ये 4 वर्ड का जो मतलब है, उसमें सारी चीज़ें 4 वर्ड में पूरी दुनिया आ जाती है घूम फिर के, कि ये चारों में एक दूसरे को माफ़ी करना है, एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से रहना है, एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी करना है, सॉरी बोलना, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों सॉरी बोले, सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया, अगर हम सॉरी बोलेंगे अल्लाह ताला हमको इसका अजर देगा कि हम झुके अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बारीकी है। अगर हम इस्लाम को ही थोड़ा सा समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी हो जाएंगे। अब जैसे कि हम बचपन से छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि आई लव यू बोलो, सलाम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो बड़ों को, इस तरीके से, तो वो बड़े होने के बाद वो सारी चीज़ें हम में से ही ख़त्म होती जा रही हैं, तो हम बच्चों को क्या बोल सकते हैं। दूसरा ये कि जहाँ तक माफ़ी देने की सवाल है, माफ़ी की बात है, तो माफ़ी तो देखो अल्लाह ताला को भी पसंद है। अगर हमने किसी को माफ़ कर दिया तो उसमें अल्लाह ताला खुश होता है। जैसे कि हमारे नबी के ऊपर एक जो थी बुढ़िया थी, वो कचरा फेंकती थी, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, उनको रोज़ाना उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, उन पर गंदगी फेंकती थी, वो गुजर जाते थे। एक बार उन्होंने कचरा नहीं फेंका तो वो उसकी आयादत के लिए पहुँच के मालूम पड़ा वो बीमार है, तो फिर वहाँ उसने वो माफ़ी भी मांगी, तो उसको माफ़ कर दिए। तो कितनी बड़ी बात है। आज हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी भी कहीं से गिर जाता है तो हम कितनी बदतमीज़ी से सामने से बात है, दिखता नहीं है, तुमको देख के करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। बहुत हम लोग एकदम रूड हो गए एकदम हमारी लाइफ के अंदर में। हमारे देखने वालों को बताइए कि इमेजिनेशन की जो पावर है उसको हम कैसे एनहेंस करें, कैसे बढ़ाएं, यानी हमारे यूथ को आप कैसे मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे कि हमारी इमेजिनेशन पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इमेजिन करना या ख्वाब देखना, कुछ अच्छी चीज़ें सोचना अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो हर किसी का हक है। लेकिन हमारे जो आजकल के यूथ कैसा करते हैं, कुछ भी चीज़ इमेजिन करते तो उसको ब्लॉक कर देते। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो उसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते। तो कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हैं या करते हैं तो उसको ब्लॉक मत करिए, उसको फ्लेक्सिबल रखिए कि ये नहीं तो ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे, ऑप्शन होने चाहिए 1 2 3 4। इस तरीके से आगे आपको, जैसे कि अभी एग्ज़ाम का रहता है तो एग्ज़ाम में ऐसा था कि भाई हमको इमेजिन करना है या सोच लेते हैं हम लोग को इतने मार्क्स लेके आने के, उससे कम आ गए तो दुखी हो जाते हैं।
इसी तरह लाइफ के अंदर में भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जो मतलब उनकी चॉइस के हिसाब से नहीं हुआ तो वो उनको थोड़ा सा वो लगता है। तो कोई भी आप चीज़ करिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। चेंजेस लाइफ के अंदर में होती रहती है। अब इंटरव्यू के लिए जैसे जाना है बच्चे लोग को, अब जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब उनके लिए ज़्यादा बेटर है, ये उनको मिल ही जानी चाहिए। तो कभी कभी वहाँ से निराश भी होकर आते हैं, तो उसको दिल पे नहीं लेना है और ट्राई करना है आगे। हो सकता है इससे बेहतर और अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी इसके हिसाब से, आपकी एजुकेशन है, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। अब जैसा कि मैरिड लाइफ में शादी होके जब लड़की आती है तो वो पहले से एक हीरो टाइप का अपना इमेज बना के चलती है कि मेरे को ऐसा सलमान खान या शाहरुख खान के जैसा हस्बैंड होना चाहिए, वो क्वालिटीज़ उसके अंदर में होनी चाहिए। वो कितना लविंग होता है, वो स्क्रीन पे जो दिखता है वो तो करोड़ों लेके अपना शो करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें कभी नहीं भी होती हैं। तो लेकिन आप अगर उसके साथ में खुश हो तो वो सबसे बड़ी बात है उसके अंदर में। ये थे बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी मैडम शाहिदा दरबार, जिन्होंने एक बेहतरीन मैसेज आपको दिए। आप अपनी लाइफ में ये सारी मैसेजेस को इम्प्लीमेंट कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए, सुकून हासिल कीजिए, खुशियाँ हासिल कीजिए। ये हमारी दुआ भी है और हमारी सोच भी है और हमारी मैसेज भी है आप लोगों के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।